हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग रिमेनिंग पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक को, इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक को हमने देखा था। उसमें क्या था कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया था और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाला था। एक को कनेक्ट किया था नेगेटिव टर्मिनल से, दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से। ये एनोड कहलाया था और ये जो है कैथोड कहलाया था। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इस पर डिस्कस किया था, सेकंड लॉ भी डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल्स को चेंज करते हैं, केमिकल्स को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। और इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। यानी इन दोनों में फ़र्क यही है कि केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फलस्वरूप केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण केमिकल चेंज होता है और डिफरेंट तरह के मटेरियल्स, पदार्थ जो है कहाँ जमा होते हैं? इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर हमें देखना है कि केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होता है, कैसे मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ों का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें जैसे ऑक्सीडेशन को आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो जिंक आयन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये कहाँ होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड पे होगा उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। दूसरी चीज़ ये रिडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में? रिडक्शन के बारे में। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। जैसे कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और यह जो है कॉपर सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। ये कहाँ होगा? कैथोड पर होगा। तो हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और इलेक्ट्रॉन का लॉस एनोड पर होगा। रिडक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन गेन होगा और वह जो है कैथोड पर होगा। दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल सेल दो सेल का कॉम्बिनेशन है। दो सेल का कॉम्बिनेशन है। ये दो, यानी कि ये कंप्लीट एक सेल होते हैं और इसके अंदर 2 सेल होता है। 2 सेल का कॉम्बिनेशन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये वाला जो पोर्शन है इसको कहेंगे हाफ सेल और इधर भी है हाफ सेल। क्या होगा? हाफ सेल होगा। आगे चल के इसका कंस्ट्रक्शन में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ब्रीफली आप ये देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 सेल का कॉम्बिनेशन है। एक हाफ सेल ये हुआ, दूसरा हाफ सेल ये हुआ। अब इस दोनों हाफ सेल्स के अंदर एक हाफ सेल जो है ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरा हाफ सेल जो है उसका रिडक्शन करेगा। दोनों में इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है? दोनों में इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। देखते हैं हम लोग
दो हाफ सेल लिया हमने, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और इनडायरेक्ट रूप में होता है, इनडायरेक्ट रूप में। अगर किसी एक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसको कहते हैं डायरेक्ट सेल। क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेल कहेंगे, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि रिडॉक्स रिएक्शंस इनडायरेक्ट होता है, और अगर इनडायरेक्ट होता है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर, और फिर जो है अगर डायरेक्ट होता है रिडॉक्स रिएक्शन तो किसी एक सेल्स के अंदर होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर दो हाफ सेल का कॉम्बिनेशन है, दो हाफ सेल का कॉम्बिनेशन है। इसमें होता क्या है कि इसमें दो हाफ सेल को हम कनेक्ट करते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर एक हाफ सेल हमने लिया और इसके अंदर जिंक रॉड को पोर्ट किया। जिंक रॉड ये इलेक्ट्रोड होगा और इस जिंक का एक साल्ट होगा जिंक सल्फेट। इसी तरह से दूसरे हाफ सेल्स के अंदर कॉपर रॉड को मर्ज करेंगे और इसमें जो सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट होगा। दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर लेंगे, दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लेते हैं। इसको हम किसी वायर के द्वारा, कॉपर के वायर के द्वारा कनेक्ट करते हैं। बीच में जो है वोल्ट मीटर लगा देते हैं। कनेक्ट करने के बाद ये दोनों के बीच में, इस सॉल्यूशन के और इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डेवलप होता है। इस इलेक्ट्रोड और इस सल्फेट आयन के बीच में जो है मतलब इलेक्ट्रोलाइट के बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा। दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। देखा गया है कि जिंक और कॉपर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, जिंक है। तो जिंक जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस डायरेक्शन में, करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसको हम एक साल्ट ब्रिज के द्वारा क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। एक यू शेप का साल्ट ब्रिज है। क्या है, यू शेप साल्ट ब्रिज। यू शेप साल्ट ब्रिज के अंदर पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम जो है अगर जेली के साथ जेली के साथ पेस्ट बना करके इसके अंदर भर देते हैं। क्या करते हैं, इसके अंदर भर देते हैं और कॉटन का पलक जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या काम करते हैं, साल्ट ब्रिज का काम ये है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या काम है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दूसरा काम क्या है कि एक्सेस आयन को न्यूट्रलाइज करना, और जो यानी कि इस हाफ सेल के अंदर से आयंस का और दूसरे हाफ सेल्स के अंदर के आयंस का इंटरमिक्सिंग से बचाना, यानी कि प्रोटेक्ट फ्रॉम 2 हाफ सेल, protect the ions migrate from 2 half cell। 2 हाफ सेल के जो आयंस हैं उसको जो है इंटरमिक्सिंग से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। और उसको खास बात यह है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये दोनों के अंदर प्रदान करता है। कभी कभी ये आपसे पूछा जाता है कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। दूसरी चीज ये कि यहाँ हमने देखा कि एक हाफ सेल ये हुआ, दूसरा हाफ सेल ये हुआ। दोनों हाफ सेल्स के अंदर केमिकल चेंज होता है। जिस हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन होगा
उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जिस सेल के ऊपर रिडक्शन होगा उसको कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ये दोनों प्रोसेस जो है इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जो है साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। दूसरी चीज ये कि जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं एनोड, जहां रिडक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग कैथोड कहते हैं। तो ये वाला जो है एनोड हुआ, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, ये वाला हाफ सेल कैथोड कहलाएगा और इस पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब दूसरी चीज ये कि यहां से हम दोनों का यह रिएक्शन लिखते हैं। जिंक यहां पर रॉड जो है मेल्ट करेगा, जिंक रॉड मेल्ट करेगा, जिंक आयन में कन्वर्ट होगा। कॉपर इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे जिंक आयन में मतलब कन्वर्ट होगा और सॉल्यूशन के अंदर चला आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिलीज हुआ वह 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इस सर्किट को पूरा करते हुए इस इलेक्ट्रोड पर आएगा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर आयन इसको क्या करेगा? लेकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कॉपर आयन जो है सॉल्यूशन से उस 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, कॉपर सॉलिड के रूप में यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। कहाँ? यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, एनोड मेल्ट करता रहेगा और कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को लेकर इस इलेक्ट्रोड पर जमा होता रहेगा। यह कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। दूसरा कहलाएगा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन दोनों को हम क्या करते हैं? सम करते हैं। सम करेंगे, सम करने के बाद कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो गया। दोनों को सम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन मिलकर के बनाएगा जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड। ये हुआ आपका ओवरऑल रिएक्शन। नोट कीजिए, इसको मिटा देते हैं इसको। अब जो है दूसरी बारी ये है कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने क्या बनाया था? 2 हाफ सेल लिया था, इसके अंदर जो है जिंक को डाला था, यहाँ पर जो है कॉपर को डाला था, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था। अब क्या हुआ कि जिंक रॉड जो है पिघलता है, जिंक रॉड पिघलता है। किस में पिघलता है? जिंक आयन में। जिंक आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। बीच में क्या लगा हुआ है? साल्ट ब्रिज। 2 लाइन खींच देते हैं। यहां से कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर और उसके बाद कॉपर सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रकार हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस तरह से अनेकों सेल हैं जहां पर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब जो है समरी इसका देखिए, सेल रिप्रेजेंटेशन यानी कि इलेक्ट्रो केमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन। यहां हम लिखते हैं सेल। एक तरफ हमारे पास है एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड होगा, इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहां ऑक्सीडेशन होगा, जिंक जो है सॉलिड मेल्ट करके जिंक आयन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, जिंक सॉलिड से जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। बीच में हमने लगा रखा है साल्ट ब्रिज। क्या लगा रखा है? साल्ट ब्रिज लगा रखा है। हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पहले देख लेते हैं कि यहाँ इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल
यहां रिडक्शन होगा। दूसरी चीज ये कि कॉपर आयन सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। इसके लिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कॉपर आयन कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में। अब यहाँ पर जो साल्ट ब्रिज लगा हुआ है उसको 2 लाइन से हम इसको इंडिकेट कर देते हैं, साल्ट ब्रिज। ये हुआ ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन। इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं, शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो है हम इसका ईएमएफ कैसे निकालते हैं, या इसको हम कहते हैं ई सेल नॉट। ई सेल नॉट निकालने के लिए फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये नॉट जो इंडिकेट कर रहा है ये स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईएमएफ निकालिए या ई सेल कहिए। ई सेल नॉट स्टैंडर्ड स्टेट पर जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, कैथोड माइनस एनोड। ये जो टर्म है वह रिडक्शन के टर्म में है, और ये भी जो टर्म है वो रिडक्शन के टर्म में है। तो आपको रिडक्शन के टर्म में श्रेणी जो है आपको याद होना चाहिए, सीरीज आपका याद होना चाहिए। किसका क्या वैल्यू है? मान लिया जाए कि हम यहां देखते हैं लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस 3.15 या 0.5 के करीब में आता है। लिथियम हो गया। उसके बाद जो है पोटेशियम लेते हैं। पोटेशियम के लिए जो वैल्यू है सर, हाँ हो गया। तो पोटेशियम के लिए जो वैल्यू है वो 2.93। इसी तरह से जो है मैग्नीशियम के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वह है माइनस 2.37 के करीब में। और उसके बाद जो है अगर हम जिंक का लेते हैं तो जिंक का जो वैल्यू है वह है माइनस 0.76 वोल्ट। अब इसके बाद जो है फिर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का क्या लेते हैं। हाइड्रोजन के मान लेते हैं हम लोग 0। कॉपर का कितना लेते हैं? कॉपर का हम लोग लेते हैं प्लस 0.34 वोल्ट। सिल्वर का कितना होगा? सिल्वर का जो है 0.80 वोल्ट जो है। तो इस तरह से रिडक्शन के टर्म में इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका डाटा हम लोग जो है फिट कर लेते हैं। हमने देखा ये था कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ये है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है, ये है। इसका फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूला के अंदर देख देते हैं कि जिंक रॉड जो है एनोड की तरह बिहेव कर रहा था। किसके तरह? एनोड की तरह। और कॉपर जो है कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ई सेल निकालने के लिए, तो जिंक का जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पर रखेंगे माइनस 0.76 माइनस फॉर्मूला में है। कॉपर का जो वैल्यू है प्लस 0.34। अब इसको कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 0.34 प्लस 0.76 सब मिला करके 6 4 10 1 1 7 8 8 3 11 1.1 वोल्ट हुआ। कितना आया? ई सेल या ईएमएफ जो है कितना आया? 1.1 वोल्ट आया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इस तरह से हम इसका ई सेल कैलकुलेट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगर मान लिया जाए कि यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ हो, फाइंड आउट
EMF of cell having self electrode potential E naught of Ag plus Ag is equal to 0.80 volt and Cu plus 2 Cu plus 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब ऐसे कंडीशंस में हम आपको याद दिलाते हैं कि एक लाइन रेज बनाइएगा, यहाँ पर जो है 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, इधर वाला जो हमेशा होगा वो ऑक्सीडेशन होगा और इधर की तरफ क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। इस वैल्यू से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखने के बाद ये पता चला कि ये ऑलरेडी रिडक्शन के टर्म में दिया हुआ है और फॉर्मूला भी हमारे पास जो मौजूद है वो EMF इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ये फॉर्मूला भी हमारे पास रिडक्शन के टर्म में मौजूद है। तो यहां भी रिडक्शन के टर्म में दिया हुआ है और यहां पर भी रिडक्शन के टर्म में दिया हुआ है। तो जब ये रिडक्शन के टर्म में दिया हुआ है तो फिर वैल्यू जो है यहाँ पर हम उसको एडजस्ट करते हैं इस लाइन पर, क्योंकि ये चार्ट हमारा जो है किस पे है, लाइन रेज किस पर है, रिडक्शन के टर्म में है। ये वैल्यू हम देखते हैं तो ये वैल्यू आ रहा है आपका सिल्वर वाला आ रहा है यहाँ पर 0.80 और कॉपर वाला आ रहा है यहाँ पे 0.34। तो पहले वाला क्या होगा, एनोड होगा, इसके पर ऑक्सीडेशन होगा और बाद वाला क्या होगा, कैथोड होगा, इस पर रिडक्शन होगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये वाला जो वैल्यू है वह एनोड के लिए है और ये वाला जो वैल्यू है वो कैथोड के लिए है। डायरेक्टली पुट कर देंगे इस वैल्यू के अंदर। यहाँ कैथोड कितना है 0.80 माइनस एनोड कितना दिया हुआ है +0.34। तो इस वैल्यू को रखेंगे 10 माइनस 0.34, कैलकुलेट करेंगे 6 और 7 4 0.46 वोल्ट, आपका 0.46 वोल्ट मिल गया आपको। दूसरा कंसेप्ट यहां देने जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि EMF कैलकुलेट कीजिए और 3 तरह का वैल्यू हम दे रहे हैं यहाँ पे। एक ये दे रहे हैं कि AG से AG इस तरह का दिया हुआ है -0.80 और कॉपर दिया हुआ है -0.34। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि AG प्लस से AG दिया हुआ है +0.80 और कॉपर दिया हुआ है -0.34। या तीसरा कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि AG से AG प्लस दिया हुआ है -0.80 और Cu से Cu प्लस दिया हुआ है +0.34 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम कैसे EMF कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, यहाँ से कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ से कैसे डिटरमाइन करेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन माइनस रिडक्शन। अगर ये जो है AG से AG प्लस दिया है, ऑक्सीडेशन के टर्म में दिया है, फौरन इसको किसके टर्म में चेंज करेंगे, रिडक्शन के टर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ हम लोग रिडक्शन के टर्म में चेंज कर देते हैं। रिडक्शन के टर्म में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे AG प्लस से AG
अब इसका वैल्यू को क्या करेंगे, इसको भी रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 0.80। ये जो है ये भी ऑक्सीडेशन के टर्म में दिया है, तो फौरन इसको हम चेंज करेंगे रिडक्शन के टर्म में, तो ये वाला पलट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.34। हमने रिडक्शन के टर्म में चेंज कर दिया, फॉर्मूला लगा देंगे EMF इजिकल टू E कैथोड माइनस E एनोड, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो रिडक्शन के टर्म में देना है। कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये बाद में आएगा और ये पहले आएगा, तो पहले वाला क्या होगा, उस लाइन रे पे हम देखें ये पहले आएगा, तो पहले वाला एनोड हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, प्लस 0.34, माइनस लगाएंगे। ये वाला जो वैल्यू है वो पहले है, ये जो है ये इसके बाद में आ रहा है, तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। कैथोड में कितना वैल्यू दिया हुआ है 0.80, कैलकुलेट करेंगे 0.46 वोल्ट निकल के चला आएगा। इसी तरह से यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ ऑलरेडी रिडक्शन के टर्म में दिया है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन लोग लेकर के ये एजी सॉलिड के रूप में जमा हो गया। ये आपको जो है रिडक्शन के टर्म में दिया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन के टर्म में दिया है, तो इसको चेंज कर लेंगे, ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन के टर्म में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा Cu प्लस से Cu हो जाएगा, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा प्लस 0.34। अब ये वैल्यू मिला यहाँ हमको, फिर इसको रखेंगे एनोड और कैथोड पर। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा कि इसको हम लोग रिडक्शन के टर्म में चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से Ag प्लस से Ag, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस 0.80। ये भी चेंज करेंगे Cu प्लस 2 से Cu, और इसका वैल्यू रिवर्स हो जाएगा यानी माइनस 0.34। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ जो है ये माइनस में आ रहा है यानी कि पीछे जा रहा है, तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, और ये जो है कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे EMF इजिकल टू E कैथोड माइनस E एनोड। तो यहाँ जो है E कैथोड कौन सा कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला जो वैल्यू है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और ये कैथोड की तरह। तो ये जो वैल्यू है 0.80 माइनस 0.34, ये कितना हो जाएगा 0.80, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0.34 इसको कैलकुलेट करेंगे 4 और 8 3 11 1.14 वोल्ट निकल के चला आएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर उसके बाद अगले क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे। ऑल द बेस्ट।